हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्नव गुप्ता। स्वागत है मेरे सेकंड लेक्चर सेकंड एक्सप्रेस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स के, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी जानेंगे। तो फिर पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्टेट फंक्शंस की। स्टेट फंक्शंस ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं जो केवल सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और इसे हम डेल्टा से शो करते हैं। तो हमें डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा टी लिखना पड़ेगा। डेल्टा पी होता क्या है? डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मैंने बता रखा है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो डेल्टा पी P2 माइनस P1 या फिर P फाइनल माइनस P इनिशियल कह सकते हो। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पहुँच गए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी से, सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी से। इसे हम शो करते हैं U से, या फिर कभी कभी आप E भी देख सकते हो, लेकिन हम जनरली U यूज़ करते हैं। तो क्या है टोटल इंटरनल एनर्जी? टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम के, जो सिस्टम है मेरा, सिस्टम मतलब क्या होता है? जिसमें कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही होती है। जैसे मान लो ये मेरा गिलास है, इसमें गर्म गर्म पानी भर रखा है। अब जो पानी के पार्टिकल्स हैं, जो हम मैंने क्या कहा था, सिस्टम जनरली हम इस चैप्टर में गैसेस लेते हैं, तो हम ये नहीं ले सकते, पानी का गिलास नहीं ले सकते हम। तो हम इसकी जगह मैं एक डब्बा ले लेता हूँ। मैंने एक डब्बा ले लिया, उसमें मैंने एक हीलियम 4 ग्राम हीलियम भर दी, बस सिंपल। एक डब्बा है, उसमें 4 ग्राम हीलियम भर रखी है। अब इस हीलियम जो गैस है, इस डब्बे के अंदर जो गैस है, उसके जो पार्टिकल्स के पास हर तरह की एनर्जी। अब आप सोचो कौन कौन सी एनर्जी होगी इस पार्टिकल्स के पास। तो जैसे मैं लिख देता हूँ यू टोटल इज इक्वल्स टू, एक तो वो घूमेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उनके पास होगी, और ग्रेविटी की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे तो फिर क्या उनके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। इसको हम EP से डिनोट कर देते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, और भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, इसको मैं EV से डिनोट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, मैं इसको EE से डिनोट कर देता हूँ, वगैरह वगैरह। इनके पास इतनी सारी, साउंड, लाइट, पता नहीं, इलेक्ट्रिकल, इतनी सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। तो इन सब पार्टिकल्स के पास जितनी भी एनर्जी होती है उन सब का सम टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम होती है। लेकिन अब एक चीज़ नोटिस करना कि जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाकी दूसरी पोटेंशियल एनर्जीज वगैरह इतनी छोटी होती हैं कि हम इन्हें नेगलेक्ट कर सकते हैं। इन्हें हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, हम इनको अप्रॉक्स ज़ीरो मान सकते हैं। होती नहीं है लेकिन हम मान सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उनके पास बहुत कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, बहुत कम, ऐसे बहुत छोटा सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब कुछ बहुत नेग्लिजिबल होगा। लेकिन जो सिग्निफिकेंट है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो कितनी ज़्यादा मीटर पर सेकेंड होती है, 500, 600, ऐसी तो उनकी स्पीड होती है। तो हम मान सकते हैं कि U टोटल इज अप्रॉक्सीमेटली काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी है, वो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के काइनेटिक एनर्जीज का सम होता है। ठीक है, तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी ऐसे डिफाइन होती है। अब ये टोटल इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है, तो इसे हमें डेल्टा U से डिनोट करना पड़ेगा। डेल्टा U क्या होगा? U2 माइनस U1, U2 मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी, U1 मतलब इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो ये जो टोटल इंटरनल एनर्जी है, ये भी सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेज पर ही डिपेंड करती है। अब ज़रा समझते हैं कि U2 अगर पॉजिटिव आया तो क्या, नेगेटिव आया तो क्या, और ज़ीरो आया तो क्या होगा। हम इस डेल्टा U के बारे में ज़रा सोच विचार करते हैं। तो अगर मेरा डेल्टा U पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है? U2 माइनस U1 पॉजिटिव आया, तो U2 इज ग्रेटर देन U1, है ना। तो मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हुई? फाइनल वाली ज़्यादा इनिशियल से, तो इंक्रीज हुई, U इंक्रीज्ड, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। वहीं अगर मेरा डेल्टा U नेगेटिव आ जाएगा तो U2 इज लेस देन U1 हो जाएगा, मतलब फाइनल कम है इनिशियल से, तो एनर्जी गिर गई, एनर्जी डिक्रीज्ड, U डिक्रीज्ड। और मेरा अगर डेल्टा U 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? U2 इज इक्वल्स टू U1, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी
डिड नॉट चेंज नहीं हुई इंटरनल एनर्जी सिस्टम की। तो ठीक है, डेल्टा यू पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, जीरो आया, मतलब इंटरनल पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हुई, नेगेटिव मतलब डिक्रीज हुई, और जीरो मतलब चेंज ही नहीं हुई। डेल्टा यू की बात कर रहा हूँ, डेल्टा यू। ठीक है, अब सोच रहा हूँ कि टोटल इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम की चेंज कैसे कर सकते हैं। तो एक्चुअली टोटल इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं हाउ टू चेंज टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है चेंज इन हीट, या फिर चेंज इन हीट। या तो हम हीट देंगे सिस्टम को, हीट करेंगे, मैंने गैस को हीट किया, या तो गैस को ऐसे कम टेम्परेचर में रख देंगे कि वो अपनी हीट ही रिलीज कर दे। सेकेंड बाय वर्क, वो ये वाला वर्क नहीं, काम कराने वाला वर्क नहीं, ऐसे गैस से काम नहीं करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले वर्क की बात कर रहे हैं। ये आज आगे आएगा वर्क, मैं आपको समझाऊंगा। और तीसरा चेंज इन मैटर। अब चेंज इन मैटर का क्या मतलब होता है? चेंज इन मैटर का मतलब होता है, मान लो मेरे पास ये गैस है ना, मान लो ये मेरा ओपन कंटेनर है, इस बार ये कोई ढक्कन नहीं है इसके अंदर, इसमें मेरी गैस है, तो आधी गैस मान लो इसमें से चली गई, तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी आधी हो जाएगी, क्योंकि जो आधे पार्टिकल्स के पास इंटरनल एनर्जी थी, अब वो तो चले गई कंटेनर से, तो जब बाकी गैस बची इस कंटेनर में, जो इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या हुई? चेंज हो गई, कम हो गई, क्योंकि पार्टिकल्स एस्केप कर गए। तो इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे करते हैं? या तो हीट देने से, मैंने गैस को हीट कर दिया तो उसकी बढ़ जाएगी, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगी पार्टिकल्स। तो अभी मैं आपको बताता हूँ साइन कन्वेंशन में, तो हीट देने से, वर्क करने से या करवाने से, अब वो वर्क कैसे करती है, जो सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है वो भी आगे आएगा। अब चेंज इन मैटर, सबसे पहले हम चेंज इन हीट की बात करते हैं और साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो साइन कन्वेंशन, सबसे पहले चेंज इन हीट, हम इन तीनों को एक एक बार उठाते हैं। चेंज इन हीट, अब चेंज इन हीट्स, अब हीट को चेंज करने से इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है तो वो समझते हैं। सबसे पहले हमने ये कुछ लिया, ये मेरा बर्नर है, इसके नीचे ये बस आग निकल रही है, और ये डब्बा है मेरा, इसमें मेरे पास गैस है कोई भी, चलो हीलियम से तो पक गया हूँ तो मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ। मेरे पास ये कंटेनर है जिसमें मेरे पास 2 ग्राम H2 गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, और मैंने सिस्टम को हीट दिया। हीट गिवन टू सिस्टम, हीट इज गिवन टू सिस्टम। तो जब भी सिस्टम को हीट दी जाती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हीट जो एक्सचेंज होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। अब हीट दी तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, तो जब हीट देते हैं तो क्यू हम पॉजिटिव मानते हैं, क्यू इज पॉजिटिव। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, अच्छा लग रहा है, एनर्जी आ गई तो अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव, तो इसलिए क्यू पॉजिटिव होता है। और वही मैंने इस जो सिस्टम है मैंने इसको ये हटा दिया बस, और ये बाकी मैंने इसको गर्मा गर्म, मतलब ये गर्म है सिस्टम पहले से, बस हीट हटा दी। अब इसमें से हीट तो निकलेगी, हीट जाहिर है हीट निकलेगी, है ना। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। इस केस में इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, उसकी जो अंदर की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब सोचो एनर्जी डिक्रीज हो गई, ऐसे एनर्जी डिक्रीज हो गई, थक गया पार्टिकल एक तरह से, मतलब मान लो एनर्जी डिक्रीज हो गई तो ये क्या हुआ? नेगेटिव चीज़ हो गई, तो इसलिए हम यहाँ पे क्यू को नेगेटिव मानते हैं, क्यू नेगेटिव लेते हैं। क्वेश्चन में से दे नहीं रखा होगा कि माइनस प्लस, तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो हीट दे रहा है, सिस्टम को दे रहा है हीट, या फिर सिस्टम में से हीट निकल रही है, उस हिसाब से आपको क्यू पॉजिटिव या नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो ये हो गया चेंज इन हीट। अब हम करते हैं बाय वर्क, कि वर्क करने से कैसे इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। सेकेंड, बाय वर्क। अब हम सिस्टम को इस चैप्टर में इस तरह से वर्क कराएंगे कि जैसे मान लो मैंने वो पिस्टन वाला कंटेनर बताया था ना, वो वैसे वहाँ उस कंटेनर में वर्क कराएंगे। हम एक कंटेनर लेते हैं, इसमें मेरी कोई भी गैस मान लो 2 ग्राम H2,
मेरी गैस है, और ये मेरा क्या है, पिस्टन है। क्या है, पिस्टन। और मैंने मान लिया इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, इसका वॉल्यूम भी फिक्स हो गया। मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, मतलब इसको एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी कंप्रेस या फिर डिप्रेस करने में लिए। एक बार मैंने मान लिया कि एक्सपैंड करने के लिए, कंप्रेस करने, एक बार मैंने मान लिया कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है और मान लो मैंने इसके ऊपर से प्रेशर लगाया, और ये मैंने पी एक्स मतलब पी एक्सटर्नल, मैंने गैस को कंप्रेस किया, मैंने पिस्टन को ऐसे धक्का दिया पिस्टन को, तो क्या हुआ, गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो इस केस में मैंने जो वर्क किया है, वर्क इस बार मैंने किया है, मैंने इसे कंप्रेस किया, तो जो एनर्जी लगी मेरी वो कहाँ स्टोर होगी, इसके टोटल इंटरनल एनर्जी में। तो इसको क्या बोला, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जब मैं सिस्टम पे वर्क करता हूं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। मैंने एक गैस को कंप्रेस किया, तो मैंने उस पर वर्क किया, तो मेरी जो एनर्जी है वो इसकी इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। तो इसमें हम W वर्क को W से शो करेंगे, इसमें हम W को पॉजिटिव लेंगे, बढ़ रही है एनर्जी, पॉजिटिव वर्क। और अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने फ्रिक्शन हटा दी, फ्रिक्शन रिमूव, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हटा दी, ठीक है। और इसमें फ्रिक्शन तो हट गई, तो इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स नहीं है, पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है आराम से। और मैंने कोई प्रेशर नहीं लगाया, मैंने बस इस गैस को यूं भर के बस छोड़ दिया, आई जस्ट लेफ्ट दिस गैस, ये ऐसी है। अब मैं देखा थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो पिस्टन है ना वो ऊपर चला गया थोड़ा सा अपने आप ही, अपनी मीन पोजीशन से। इसमें दिखा देता हूँ, अपनी मीन पोजीशन से, ये डॉटेड लाइन से थोड़ा सा गैस की प्रेशर की वजह से थोड़ा सा ऊपर चला गया पिस्टन। तो इस बार सिस्टम ने खुद वर्क किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस गैस भर के छोड़ दी। अब ये अपने आप देख लेगा, तो अब अपने आप ये पिस्टन ऊपर हो गया, ये सिस्टम ने किया है। तो सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया है। अब जैसे कोई वर्क करेगा, तो मान लो कोई भी काम किया तो उसकी एनर्जी तो कम होएगी। अब सिस्टम ने यहाँ पे काम किया, तो सिस्टम ने वर्क किया, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, कम होएगी इंटरनल एनर्जी। अब एनर्जी डिक्रीज हो गई तो बुरी बात है, एनर्जी डिक्रीज हो गई तो इसमें हम वर्क को नेगेटिव लेते हैं। तो मैंने सिस्टम पे वर्क किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए हम उसका वर्क पॉजिटिव लेते हैं। और जब सिस्टम खुद वर्क करता है, इसने खुद ही पिस्टन को ऊपर खिसका दिया, तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तो इसलिए हम वर्क नेगेटिव लेते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, बहुत ही छोटा सा लॉ है, लेकिन जितने भी फॉर्मूला है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज इन दिस चैप्टर वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से निकलते हैं। चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इसको हम FLOT बोलेंगे, FLOT। अब ये क्या कहते हैं, देखना, मेरे पास एक कंटेनर में एक गैस है, कोई भी गैस, आइडियल गैस मान लेते हैं, उसकी कोई इंटरनल एनर्जी है U1। मेरे पास एक गैस है कंटेनर में, उसकी कोई भी एक इंटरनल एनर्जी U1 है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने हीट दे दी, इसको मैंने हीट अप कर दिया कंटेनर को, और कितनी हीट दी, Q जूल हीट दे दी। Q तो हीट है, जूल यूनिट हो गई, हीट क्या होती है, एनर्जी होती है। Q जूल हीट इज गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू सिस्टम। अब देखना, गिवन है तो क्या होगा, Q पॉजिटिव होगा, हमने उसको हीट अप कर दिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्या हो जाएगा, अब क्या होगी इसकी इंटरनल एनर्जी, U1 प्लस Q। अब मैंने क्या किया, ये जो मैंने हीट किया ना, अब मैंने इसके ऊपर वर्क भी कर दिया, इसको मैंने कंप्रेस भी कर दिया, तो W जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कि मैंने W जूल वर्क है ना वो सिस्टम पे किया, उसको कंप्रेस करके, तो मैंने सिस्टम पे वर्क किया, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, और बढ़ जाएगी। ये क्या हो गया, U1 प्लस Q प्लस W। तो पहले U1 था, मैंने इसको Q जूल हीट दी, उस पर W जूल वर्क भी कर दिया। अब ये फाइनल जो मेरी इंटरनल एनर्जी निकल के आई U2,
बोलूँगा U1 प्लस Q प्लस W हो गया। अब जब हम U1 को इधर शिफ्ट करते हैं ये क्या बन जाएगा, U2 माइनस U1 इक्वल्स Q प्लस W, और इन दी एंड डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ये मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है। ये होता है बस इतना सा कि जो चेंज होता है ना इंटरनल एनर्जी में सिस्टम के, वो किसके बराबर होता है, किसका सम होता है, जितनी हीट एक्सचेंज हुई। अब वो प्लस माइनस में हो सकता है, इस केस में तो मैंने हीट दे दी, मान लो मैंने रिलीज करवा दी तो यहाँ पे माइनस क्यू आ जाता, मान लो सिस्टम ने वर्क किया तो यहाँ पे माइनस डब्ल्यू आ जाता। तो ये भी साइन कन्वेंशन के साथ रखने होते हैं। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द हीट एंड द वर्क। हीट इज गिवन और रिलीज, या फिर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। जैसे हम देख लें एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। लेट्स सी एन एग्जाम्पल कि मेरे पास एक सिस्टम है उस पर मैंने 10 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड 2 जूल heat is given to the system. Find delta U, find change in internal energy. Internal energy. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा U इक्वल्स Q प्लस W। अब 2 जूल हीट इज गिवन टू द सिस्टम, मैंने सिस्टम को 2 जूल हीट दी तो प्लस 2, और 10 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क किया गया तो प्लस 10, तो मेरा डेल्टा यू क्या आएगा 2 प्लस 10 12 जूल। सिंपल। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कि सिस्टम ने वर्क किया है, तो यहाँ पे प्लस 10 की जगह हम माइनस 10 ले लेते। और मान लो यहाँ पे मैं डाल देता 2 जूल हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, की सिस्टम ने 2 जूल हीट रिलीज कर दी, तो यहाँ पे -2 हो जाता। तो इसलिए हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कभी डायरेक्ट इस्तेमाल में नहीं आता, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली ज़्यादा दिखेगा नहीं। इसके एप्लीकेशन, इससे फॉर्मूला बहुत ज़्यादा डिराइव होते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ना डेल्टा यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, ये डायरेक्टली अब आपको ये वर्क की वैल्यू नहीं देगा क्वेश्चन, डायरेक्टली ऐसे मैंने दे दी ना हीट और वर्क, ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलती। हमें ये वर्क और ये हीट ना अलग से निकालने पड़ते हैं। तो हम वो कैसे निकालते, सबसे पहले आज हम बात करेंगे वर्क के बारे में, कि हम वर्क कैसे निकालें, कि सिस्टम पे कितना वर्क हुआ है, कितना सिस्टम ने किया है, वो हम कैसे फाइंड आउट करें। क्योंकि हमें अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज चाहिए तो हमें हीट और वर्क तो चाहिए। अब अगर क्वेश्चन में से डायरेक्टली आपको मेंशन नहीं होगा कि आपको इतनी हीट दे दी और इतना वर्क कर दिया, हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्क डन बाय, नहीं वर्क डन इन, क्योंकि क्या पता सिस्टम खुद भी करें या फिर हम भी करें, हम दोनों केस कंसिडर करते हैं। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। अब ये समझो ये क्या है, वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। हम यहाँ पे जनरली कंप्रेशन लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर हम होते हैं वर्क करने वाले। आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस। आइसोथर्मल मैंने बताया था पिछली वीडियो में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम एक आइडियल गैस कौन सी गैस होती है, जो ये इक्वेशन PV इक्वल्स nRT को फॉलो करती है। PV इक्वल्स nRT को फॉलो करती है, इसको हम आइडियल गैस कहते हैं। ये आता है स्टेट्स ऑफ मैटर में। और कंप्रेशन मतलब हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो इस केस में वर्क डन क्या होता है, तो इसमें 2 तरीके से वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कि एक इरिवर्सिबल वर्क होता है। इरिवर्सिबल वर्क का मतलब क्या है कि मेरे पास ये कंटेनर है, ये पिस्टन है मेरा, ये मेरी इसमें गैस भरी हुई एक आइडियल गैस है, मेरी आइडियल गैस है। मैंने इस पर किया, एक प्रेशर लगाया, P एक्सटर्नल लगा दिया इसके ऊपर, और मैंने इसे कुछ वॉल्यूम से कंप्रेस किया। तो इरिवर्सिबल का क्या मतलब है कि अब ये इसकी हिम्मत नहीं होगी वापस उठा पाए, इसके पास इतना पावर नहीं होगा कि ये वापस जो जितना मैंने प्रेस किया है वापस ही उठा ले, वापस ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए। तो ऐसा कैसा वर्क हो गया, इसको हम इरिवर्सिबल वर्क कहते हैं। तो मैं आपको बिना प्रूफ करे बता देता हूँ सीधा कि इरिवर्सिबल वर्क होता क्या है। इरिवर्सिबल वर्क होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V।
माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल जो मैंने प्रेशर लगाया, डेल्टा वी क्या है, वॉल्यूम चेंज। जैसे मैं आपको बड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मेरा पिस्टन हो गया, इनिशियल पोजीशन ये रही पिस्टन की। अब मैं थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया तो मेरा पिस्टन यहाँ चला गया, ये फाइनल होगी। तो पहले मेरे V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, ये रही इनिशियल वॉल्यूम। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम। तो डेल्टा V क्या हो गया, V2 माइनस V1। और वर्क और प्रेशर मैंने बाहर से लगा दिया, इतने प्रेशर से मैंने इसे कंप्रेस कर दिया, कोई आइडियल गैस भरी हुई है इसके अंदर। तो वर्क डन क्या निकल के आता है इरिवर्सिबल वर्क में, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ पे बोलोगे कि माइनस क्यों लगाए, यहाँ पे माइनस साइन कन्वेंशन को ध्यान पे रखते हुए बनाए, क्योंकि डेल्टा वी अगर मैंने कंप्रेस किया तो वॉल्यूम कैसी हो गई, कम हो गई, V2 इज लेस देन V1। तो मेरा डेल्टा वी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन अब डेल्टा वी नेगेटिव आया, प्रेशर तो पॉजिटिव है, तो वर्क डन ऐसे तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन साइन कन्वेंशन क्या कहता था कि अगर मैंने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया है, मैंने सिस्टम पर वर्क किया है, तो वो तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसी एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने एक नया माइनस का साइन लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो ये मेरी इरिवर्सिबल वर्क की कहानी होगी। अब दूसरा एक आता है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल वर्क। दूसरा आता है रिवर्सिबल वर्क। रिवर्सिबल वर्क, अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे ये सेम कंटेनर है, सेम कहानी, सेम ऐसी ये पिस्टन है, यहाँ पे मेरी गैस है। अब इतना सा फर्क है, अब मैंने पहले इरिवर्सिबल में क्या किया, मैंने सीधा ही उसको मैंने धकेल दिया नीचे पिस्टन को, तो वो अब गैस वापस उठा नहीं पाएंगी। अब इस केस में मैंने क्या किया, बहुत ही कम प्रेशर लगा के, मतलब बहुत ही स्लो स्टेप्स में मैंने पहले इसको इतना खिसकाया, इतना बहुत छोटे स्टेप में। मतलब अगर मैंने खिसकाया भी तो मैंने एक तरीका ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसमें मैंने छोटे मतलब ग्रेन्स ऑफ शुगर रख दिए, ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट रख दिए। मैंने एक दाना रखा पिस्टन पे, मैंने एक दाना रखा, फिर दूसरा रख दिया, फिर तीसरा रख दिया, फिर चौथा रख दिया, फिर पांचवा, ऐसे धीरे धीरे करके वर्क हो रहा है। तो प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर है, वो प्रेशर इंटरनल प्लस माइनस डीपी मानते हैं। इसका मतलब क्या है, जो अंदर का प्रेशर और जो बाहर का प्रेशर है ना, उसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। डीपी मतलब डी मतलब क्या, छोटा चेंज होता है डी। अगर डीपी मान लो तो इट्स वेरी स्मॉल प्रेशर। तो इसकी ये कंडीशन होती है रिवर्सिबल वर्क की, प्री एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। आपने बहुत छोटे बहुत ही ऐसे धीरे, बहुत ही मतलब ऐसे दाने रखे हैं आपने दाने रखे हैं इसमें चीनी के, तो बहुत ही धीरे मतलब धीरे आप प्रेशर लगा रहे हो, बहुत ही माइन्यूट है डिफरेंस, इसलिए यहाँ पे डीपी यूज किया गया है। तो इस केस में क्या होता है ना कि गैस ना वापस, अब तो मैंने कितना सही किसका है इसको, तो गैस आराम से क्या कर सकती है, इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में जा सकती है। तो इस केस में हम रिवर्सिबल वर्क कैसे फाइंड आउट करें, मतलब अगर मैं धीरे पिस्टन को मैंने यहाँ तक ले आया मैं यहाँ पे, तो मतलब गैस हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत चेंज वगैरह कर दे इसकी पोजीशन। तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है जो पूरा इंटीग्रेशन से होता है। इसका वो इंटीग्रेशन काम का नहीं है, मेनली फॉर्मूला काम का है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला लगता है। W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log base 10 V2 by V1। ये इसका W रिवर्सिबल का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को काम में लेने के लिए आपको log 10 की कुछ वैल्यूज भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है V2 by V1 10 आ जाए, 100 आ जाए कि उसका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे log base 10 2 क्या होते हैं, 0.3010, log base 10 3 0.4771, log base 10 5 is equals to 0.6090, log base 10 7 is equals to 0.8451। अब जैसे बाकी वैल्यूज है 4 6 8, ये सब हम log की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम निकाल सकते हैं। और अब इसी फॉर्मूले में हमें पता है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल है। तो इसमें मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो मैं अब इस लॉ को अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसका एक और मतलब हो गया P1/P2 इज इक्वल्स टू V2/V1, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो V2/V1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है, nRT
लॉग बेस 10 P1/P2। अगर वॉल्यूम ना देखिए क्वेश्चन आपको प्रेशर दे देता है तो आप इस फॉर्मूले से रिवर्सिबल कंडीशंस में आप वर्क फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा, आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस की। मेरे पास एक आइडियल गैस है, मैंने इसको आइसोथर्मली सेम टेम्परेचर पे रख के कंप्रेस किया। अब दो तरीके से कंप्रेस किया, इरिवर्सिबली और रिवर्सिबली। इरिवर्सिबल मैंने सीधा ही धकेल दिया, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब रिवर्सिबल मतलब बहुत स्लो छोटे छोटे स्टेप्स में इसको धकेला, तो इसका W रिवर्सिबल आता है -2.303 nRT log बेस 10 V2/V1। ठीक है, ये मेरा हो गया वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस। अब हम कुछ थोड़ी सी बातों का थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। कुछ बातों पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज इन आइसोकोरिक प्रोसेस, कि अगर मेरी प्रोसेस आइसोकोरिक हो रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज इन आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो आइसोकोरिक का क्या मतलब होता है, मैंने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है ना, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम फिक्स हुआ तो डेल्टा वी क्या होगा, 0 होगा। वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, डेल्टा क्या होता है, चेंज होता है, तो मेरा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और मेरा डब्ल्यू क्या होता था, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो डब्ल्यू भी मेरा 0 हो जाएगा। और FLOT से क्या आता है, डेल्टा यू इक्वल्स Q प्लस W, और यहाँ पे W को हम क्या लिख सकते हैं, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी 0 आ गया, तो डेल्टा U हीट के बराबर आता है। इसको हम QV से डिनोट करते हैं, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम को जो हीट देते हैं या फिर हीट रिलीज होने देते हैं, वो ही इसके टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। अभी ये चीज़ हमें आगे के कुछ 1-2 फॉर्मूलाज में भी काम आएंगी, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आइसोकोरिक प्रोसेस में टोटल इंटरनल एनर्जी जो चेंज होती है वो हीट के चेंज के ही बराबर होती है, QV इज इक्वल्स टू डेल्टा U। अब सिमिलरली अगर मैंने प्रेशर को भी कांस्टेंट रख दिया है, इन अ कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस इन कांस्टेंट प्रेशर, कि मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, कि मतलब मैंने कुछ छेड़छाड़ ही नहीं किया, मैं कुछ कर ही नहीं रहा इसके साथ, है ना, मतलब कुछ कंप्रेस कुछ नहीं किया, बस ये ऐसे ही पड़ा है मेरा कंटेनर। तो मेरा एक तरह से P एक्सटर्नल क्या है, मैंने कुछ लगाया ही नहीं, 0 हो गया, तो मेरा W भी 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी डेल्टा U Q के बराबर रहता है। तो कांस्टेंट प्रेशर में भी डेल्टा U Q के बराबर आता है, और सेम वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में भी डेल्टा U Q के बराबर होता है, या फिर QV इज इक्वल्स टू डेल्टा U होता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि वर्क डन से इंटरनल एनर्जी में कैसे चेंज आता है। अब इसके बाद हम हीट से पढ़ने से पहले, जो हीट है हमारी, जो हीट से हम डील करेंगे, इससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो 2 तरीके की होती है, कि एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक होती है इंटेंसिव और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये जो जितनी भी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, मास, प्रेशर, टेम्परेचर, मोलर मास, ये इनको हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले मतलब समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंडेंट ऑन मैटर के अमाउंट। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, मैटर अमाउंट डिपेंडेंट होती हैं ये प्रॉपर्टीज। अब पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि कैसे मतलब कैसे ये कैसे इंटेंसिव कैसे एक्सटेंसिव है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोलर मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, एक्सेट्रा। एक्सटेंसिव में आ जाएगी वॉल्यूम नहीं होगा ना, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, मास, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि मास के अमाउंट पर डिपेंड करता है ना वॉल्यूम। फिर हो गया एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और इसमें आ जाते हैं मोल्स, आ जाते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, पार्टिकल्स वगैरह, एक्सेट्रा। अब इसके लिए हम इमेजिन कर लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, बड़ा सारा रेक्टेंगुलर कंटेनर है मेरे पास, उससे मैंने गैस भर दी एज यूजुअल,
इसमें मैंने एज यूजुअल गैस भर दी। अब मैंने इसमें, अब इसका कोई प्रेशर है P1, इसका कोई वॉल्यूम है V1, इसका कोई टेम्परेचर है T1, इसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने आधा कर दिया, इसमें एक पार्टीशन डाल दिया बीच में, ये मेरा एक पार्टीशन है, आधा हो गया मिस। मैंने इस कंटेनर को बस एक पार्टीशन डाल दिया बीच में। अब आप बताओ कि जो मेरा पार्ट है, इस पार्ट में इसका प्रेशर चेंज हुआ क्या? क्या इसका प्रेशर चेंज हुआ? नहीं, प्रेशर तो वही का वही रहेगा, चाहे इतने पार्ट में हो चाहे इतना पार्ट में, प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो ये क्या मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करी? नहीं करी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम चेंज हुई? हाँ, आधी होगी ना वॉल्यूम, पहले कितनी थी? इतनी थी, अब आधी हो गई। तो वॉल्यूम कैसी हुई? एक्सटेंसिव हो गई। टेम्परेचर कैसा हुआ? टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अब मैंने गरम पानी, एक गिलास है मेरे पास गरम पानी का, मैंने उसको 2 गिलास में कर दिया आधा आधा, तो दोनों का टेम्परेचर भी थोड़ा ना आधा आधा होगा। टेम्परेचर विल रिमेन सेम। टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे, वो n/2 हो जाएंगे, n से n/2। चेंज हुई ना, मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करी ना, तो कैसी हुई? एक्सटेंसिव हो गई। सिमिलरली मोलर मास देख लो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंसेंट्रेशन। अब मैंने पार्टीशन किया, इसके बाद भी मोलर मास वगैरह ये सब चेंज नहीं होंगे, इसलिए ये सब इंटेंसिव हो गई। और एक्सटेंसिव में देख लो, एनर्जी कैसी होगी? आधी हो गई, मोल्स आधे हो गए। मास, अगर मान लो मेरे 4 ग्राम हीलियम थी तो 2 ग्राम यहाँ रह गई, 2 ग्राम यहाँ रह गई, तो मास भी कैसा हो गया? चेंज हो गया। तो इसीलिए मास, वॉल्यूम, एनर्जी, मोल्स ये सब कैसी होती है? एक्सटेंसिव होती है, जो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। वाइल इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती हैं। अगर मान लो मैंने इतना सा भी लिया, फिर इतना सब कुछ ले लिया, तो इनका प्रेशर, टेम्परेचर, मोलर मास, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट सब सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एंथैल्पी का। एंथैल्पी नाम सुना होगा शायद। एंथैल्पी उसमें आती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पीरियोडिसिटी में, है ना एंथैल्पी। एक बार मैं थोड़ा सा H लिख देता हूँ, आपको बाद में बताऊंगा। H लिख देता हूँ मैं इसको। अब एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी किसको बोलते हैं? हमने टोटल एनर्जी तो देख ली कि जितनी भी पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है उनको टोटल एनर्जी कहते हैं। अब एंथैल्पी भी क्या है? एक तरह की एनर्जी है। कौन सी वाली? हीट एनर्जी। इट इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। टोटल हीट कंटेंट या एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब जो टोटल एनर्जी में से जो जितनी भी हीट वाला पार्ट है ना, जो टोटल एनर्जी हुई उसमें से जितना भी हीट वाला पार्ट है ना, उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। तो अब ये एंथैल्पी क्या हुई? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। और आपको पता है ये भी एक स्टेट फंक्शन होता है, तो इसलिए हमें इसको डेल्टा H से डिनोट करना पड़ता है। ये भी सिर्फ फाइनल और इनिशियल जो स्टेज होती है सिस्टम की उसी पे डिपेंड करता है। तो ये भी एक तरह का स्टेट फंक्शन होता है कि बाद में उसकी हीट ज़्यादा हुई तो डेल्टा H क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर बाद में सिस्टम की हीट कम हो गई, हीट कंटेंट कम हो गया, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा H नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक स्टेट फंक्शन होता है। अब जैसे हमने इंटरनल एनर्जी के साइन के बारे में बात की थी, हम डेल्टा H के भी साइन के बारे में बात कर लेते हैं। डेल्टा H मेरा पॉजिटिव आया या फिर नेगेटिव आया? अब नहीं देखा होगा या तो अपने हाथ वो शायद पढ़ा भी होगा कि डेल्टा H जब पॉजिटिव आता है तो हम उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। कौन सी प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं उसे। और अगर डेल्टा H नेगेटिव आता है तो हम इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ऐसा क्यों? तो जैसे मान लो मेरी एक रिएक्शन है, मेरा ये रिएक्टेंट है R, उससे मेरा P बन रहा है, तो मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा H फाइंड आउट करना है। इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज कैसी हुई वो फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा H पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? जो H, पहले बार डेल्टा H है क्या? HP माइनस HR हो गया, ये मेरा डेल्टा H है। ये पॉजिटिव हुआ तो मतलब HP इज ग्रेटर देन HR। जो इसके अंदर हीट कंटेंट है वो ज़्यादा है रिएक्टेंट का, तो मतलब क्या हुआ होगा? इसमें से इसने या तो हीट एब्जॉर्ब की होगी, हमने इसको हीट दी होगी, तो इसलिए कैसी हुई? एंडोथर्मिक, क्योंकि हमें इसको हीट देनी पड़ी। वाइल इधर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? HR इज ग्रेटर देन HP। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो रिएक्टेंट के पास हीट थी वो ज़्यादा है प्रोडक्ट के पास, तो मतलब यहाँ पे अलग से हीट निकली होगी प्लस हीट,
तो इसलिए ये कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई, क्योंकि इसमें से हीट निकल रही है। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो एंडोथर्मिक होती है। और इसका एक ग्राफ भी होता है, जैसे डेल्टा एच का ग्राफ भी होता है एक्सो और एंडो में। उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, ये यहाँ पे मेरा टाइम है, रिएक्शन प्रोग्रेशन भी कहते हैं। रिएक्शन प्रोग्रेशन मतलब रिएक्शन जब हो रही है, रिएक्शन के दौरान कैसे चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे मेरी यहाँ पे एंथैल्पी है एच। तो सबसे पहले यहाँ पे एंडोथर्मिक की बात कर लेते हैं। क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले एक क्या होता है, सबसे पहले एक जब रिएक्शन होती है तो उसको एक पीक अटेन करनी पड़ती है, एक एंथैल्पी में एक स्पाइक आता है। लेकिन जो वो प्रोडक्ट है अब वो ज़्यादा ही होगा क्योंकि एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पे एच पी, यहाँ पे एच आर। तो ये मेरे पास एंथैल्पी टाइम ग्राफ है फॉर एंडोथर्मिक। यहाँ पे रिएक्ट टाइम के साथ पहले तो एंथैल्पी बढ़ी, पहले तो बढ़ गई, खतरनाक वाली बढ़ गई, फिर एक पीक पे आई, फिर थोड़ी सी गिर गई। लेकिन जो फाइनल एंथैल्पी है ना एच पी स्टिल इज ग्रेटर देन एच आर। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मेरा एच आर यहाँ पे ले लो। सबसे पहले रिएक्शन हुई तो बढ़ गई खतरनाक वाली एंथैल्पी। अब लेकिन गिर इतनी गई कि जो एच पी है ना वो एच आर से कम हो गया, एच पी इज लेस देन एच आर। तो ये कैसे प्रोसेस हुई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई, है ना। तो मेरे पास एंथैल्पी क्या हुई, टोटल एंथैल्पी क्या होती है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम होती है। वो भी एक स्टेट फंक्शन होता है जिसलिए हम एच डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। अब डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, हमें उसे हीट देनी पड़ती है। और डेल्टा एच अगर नेगेटिव आता है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि जो एंथैल्पी होती है और हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, इन दोनों में क्या रिलेशन है, और डेल्टा यू डेल्टा एच में भी एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।